हेलो एवरीवन, दिस इज़ लेक्चर ऑन सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर हमारे पास एक छोटी सी प्रोविजंस मौजूद है जिसको हम 151 भी कहते हैं और इसको 151 भी कहते हैं। इसको हम इसकी जो हमारे पास सेक्शन का जो टाइटल है उससे भी पहचानते हैं कैसे कि इनहेरेंट पावर में आप जाएं। ठीक है, हमारे पास सीपीसी की जो सेक्शंस हैं 151 उसके अंदर जो हमारे पास इनहेरेंट पावर दिया गया है उन पर आज हम डिस्कस करेंगे। ये वैसे तो सीपीसी के अंदर बहुत ही छोटा सा प्रोविजंस है। ठीक है, एक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि हमारे पास प्रोविजन क्या है। प्रोविजन समझते हैं? प्रोविजन मीन्स कोई रूल दे दिया गया हो, कोई कानून दे दिया गया हो, इसको हम प्रोविजन कहते हैं। ठीक है, इसको हम प्रावियो भी कहते हैं। और इसको अगर कहीं पर यूं लिखा हो प्रोवाइडेड दैट, तो भी हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक प्रोविजन मौजूद है। आ रही है बात समझ में? अब हमारे पास ये सीपीसी का जो छोटा सा प्रोविजन है 151, ये वैसे तो छोटा सा प्रोविजन है, छोटा सा सेक्शन है। ठीक है, इसका सब सेक्शन भी नहीं है, मगर जितना ये छोटा सा हमारे पास प्रोविजन है इसकी बहुत सारी इम्पोर्टेंस है। हमारे पास सिविल लिटिगेशन के अंदर हमारे पास इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट है इसका, और बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। सबसे पहले हम इसके अंदर इसकी बेयर रीडिंग पढ़ेंगे। इसकी बेयर रीडिंग जो लिखा हुआ है एज इट, उसको कहते हैं हम बेयर रीडिंग। इसकी बेयर रीडिंग पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास 151 कहता क्या है। अब हम पहले इसका टाइटल समझेंगे। ये सेक्शन 151 है सीपीसी का। इसका टाइटल है सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट। अब हमारे पास एक वर्ड आ रहा है डिफ़िकल्ट थोड़ा सा, इनहेरेंट। इनहेरेंट का मतलब क्या है? इनहेरेंट को आप यूँ समझ लें, इट मीन्स बेसिक। इसकी मीनिंग हम बेसिक भी कह सकते हैं, और इसकी मीनिंग क्या हो सकती है हमारे पास इनहेरेंट की? इनहेरेंट मीन्स फंडामेंटल हो। ठीक है, बेसिक कह दें या फिर हमारे पास फंडामेंटल कह दें। ठीक है, हमारे पास कोर्ट का जो पावर है नेचुरल, ठीक है, बेसिक कहें या नेचुरल कहें। अब थोड़ी इसको ध्यान दें, सेविंग ऑफ बेसिक पावर्स ऑफ द कोर्ट या फिर सेविंग ऑफ नेचुरल पावर ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के जो हमारे पास बेसिक राइट है उसको महफूज करना, ये हमारे पास सेक्शन उनको महफूज करता है। आ रही है बात समझ में? जहाँ पर सीपीसी में कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस मौजूद ना हो, और अगर कुछ कोर्ट चाह रही हो किसी मैटर को लेकर और कुछ करना चाह रही हो, तो फिर कैसे करेगी? ठीक है, वहाँ पर हमारे पास 151 आ जाएगा। आ रही बात समझ में? पहले हम इसकी बेयर रीडिंग कर लेते हैं। अब बेयर रीडिंग में हमारे पास क्या है? नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट टू मेक सच ऑर्डर्स एज मे बी नेसेसरी फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस और टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। अब यहाँ तक आपको, जहाँ तक पहले आ जाएं आप, नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट। हमारे पास इस सीपीसी के प्रोविजंस के अंदर कोई भी ऐसी प्रोसीजर जो कि कॉन्ट्रेरी टू द लॉ हो, ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है सीपीसी के अंदर जो हमारे पास कोर्ट के इनहेरेंट पावर को लिमिट कर दे। लिमिट मीन्स महदूद कर दे। ठीक है, लिमिट और हमारे पास अफेक्ट, दो वर्ड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये वर्ड हमारे पास नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू। हमारे पास सीपीसी के अंदर ऐसा कुछ भी, ऐसा प्रोविजंस या ऐसा प्रोसीजर या ऐसा फंडामेंटल हमारे पास रूल्स, कोई भी ऐसा सेक्शन मौजूद नहीं है जो सीपीसी को ऐसा करने से रोके। ठीक है, या तो फिर उसके हमारे पास कोर्ट के पावर को लिमिट कर दे या फिर उन पर असरअंदाज हो। द इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के बुनियादी हक पर। ठीक है, बुनियादी
हमारे पास हक कहें या फिर उनकी पावर कहें। टू मेक सच आर्डर्स एज मे बी नेसेसरी, जो कि हमारे पास आर्डर करना ज़रूरी हो, और कोर्ट को कोई रुकावट नहीं होगी कि इंसाफ के तकाजे को पूरा करने के लिए 151 का हथियार इस्तेमाल करें, या फिर अदालती निज़ाम में जो भी अब्यूज़ है उसको करेक्ट करने के लिए सेक्शन 151 का इस्तेमाल किया जाए। आ रही बात समझ? ऐसा सीपीसी के अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है जो कि हमारे पास एक कोर्ट को रोक ले 151 का हथियार इस्तेमाल करने से। ये एक किस्म का हमारे पास आम है, एक हथियार है एक किस्म का कोर्ट के अंदर। जहाँ भी आप समझें कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस मौजूद नहीं है, वहाँ 151 का आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। और 151 हमारे पास, ये तो हो गई हमारे पास बेयरिंग आपको समझ में आ गई। नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू limit or otherwise affect the inherent powers of the court to make such orders as may be necessary for the ends of justice। ठीक है, हमारे पास सीपीसी के अंदर ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है, ऐसी कोई भी शर्त मौजूद नहीं है जो कि कोर्ट के इनहेरेंट पावर को रोक सके और या फिर उस पर असरअंदाज हो। जैसा कि कोर्ट जहाँ समझे कोई आर्डर, कोई हुक्मनामा जारी करना ज़रूरी समझे और इंसाफ के तकाजा जहाँ पर पूरे करने हों, ठीक है, तो फिर वहाँ पर सीपीसी में कहीं भी कोर्ट को रोका नहीं गया है। ठीक है, और कोर्ट के अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, और कोर्ट के हमारे पास अब्यूज़ मीन्स कोर्ट का अगर कोई मिसयूज़ कर रहा है, ठीक है, तो फिर हमारे पास कोर्ट उन पर ऑर्डर करने के लिए हमारे पास पावर रखती है 151 के अंदर। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। एक बात और थोड़ी आप नोट कर लें, हमारे पास 151 का क्रॉस रेफरेंस क्या होगा? क्रॉस रेफरेंस क्या होगा? हमारे पास सीआरपीसी क्रिमिनल लॉ में होगा 561A, जो कि हमारे पास हाई कोर्ट के इनहेरेंट पावर्स हैं। क्रिमिनल लॉ के अंदर हाई कोर्ट के इनहेरेंट पावर है। और हमारे पास जनरल क्लास एक्ट के सेक्शन हमारे पास 16 में ये दिया गया है, इनहेरेंट पावर की बात कर दी गई है। और उसके अलावा हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में आप सेक्शन पढ़ेंगे 199, और हमारे पास ये आर्टिकल है 199, जैसे कि हम रिट वगैरह फाइल करते हैं, और 183, ठीक है, आर्टिकल, ये हमारे पास क्रॉस रेफरेंस है। मीन्स ये हो गया सिविल 151, और हमारे पास सिविल के अलावा क्रिमिनल में 561A ये हमारे पास दिया गया है। और उसके अलावा अगर यहाँ तक आपकी बात क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो, तो फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है, इसके बाद चलते हैं। ये हमारे पास 151 जो है ये बेस करता है, हमारे पास एक प्रिंसिपल दिया गया है, ठीक है, उनको हम थोड़ा देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सा प्रिंसिपल है। सेटल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है, उनको हम थोड़ा देख लेते हैं। बाय द सुपीरियर कोर्ट, हमारे पास सुपीरियर कोर्ट का जो वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है, या फिर हम कहें बेसिक प्रिंसिपल सेटल्ड बाय सुपीरियर कोर्ट। बेसिक प्रिंसिपल हमारे पास क्या है? बेसिक प्रिंसिपल हमारे पास है वेयर देयर इज़ नो स्पेसिफिक प्रोविजन, ठीक है, जहाँ पर हमारे पास स्पेसिफिक प्रोविजन मौजूद ना हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हमारे पास सीपीसी, मगर सीपीसी की जगह पर कह रहा हूँ मैं लॉ। अगर लॉ में सिविल लॉ के अंदर कहीं भी स्पेसिफिक प्रोविजंस मौजूद नहीं हो,
तो फिर वहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या अवेलेबल होगा, हम 151 का एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वहाँ पर क्या करेंगे, हम 151 CPC को लेकर आ जाएंगे। आ रही है बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो इसके आगे हम चलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? एक बात आप समझ लें कि हमारे पास 151 वैसे क्या पावर रखता है, ठीक है, कैसे इस्तेमाल होगा, कहाँ पर इस्तेमाल होगा। तो फिर एक बात आप जहन में रख लें, जहाँ पर हमारे पास CPC खामोश होगी, हमारे पास साइलेंट होगी, ठीक है, मतलब नो प्रोविजंस, जहाँ पर CPC खामोश होगी या फिर जहाँ पर हमारे पास CPC के अंदर कोई प्रोविजंस मौजूद नहीं होगा, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, सेक्शन 151 इस्तेमाल कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? जहाँ पर CPC खामोश होगी वहाँ पर आप 151 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद हम चलते हैं कि हमारे पास कोर्ट 151 कब इस्तेमाल नहीं कर सकती। एक हमारे पास मेजर पॉइंट है, जब हमारे पास कोर्ट क्या हो जाए, जब हमारे पास है सिविल कोड को कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस दी गई हो या फिर कोई प्रोसीजर दिया गया हो और उस प्रोसीजर को लेकर हमारे पास सिविल कोर्ट वो कंप्लीट कर जाती है, उससे थ्रो आउट होकर ओवरराइड करके या फिर उनको फॉलो करके वो प्रोसीजर मुकम्मल कर देती है। मीन्स उसका क्या हो गया, फॉर एग्जांपल कोई ए जो है हमारे पास सूट फाइल करते हैं बी पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, ठीक है, और वो सूट डिसाइड हो जाता है, ठीक है, डिसाइड हो जाता है और अपील की भी हमारे पास अपील की भी जो टाइम पीरियड है वो गुजर जाता है या फिर अपील में चला जाता है। जब डिक्री या फिर ऑर्डर हमारे पास एक कोर्ट के अंदर पास हो जाता है किसी भी चीज़ को लेकर सिविल मैटर के अंदर, तो फिर वो कोर्ट क्या हो जाएगी, फंक्टस ऑफिशियो हो जाएगी। मीन्स उसको अब ज़्यादा काम करने से रोक दिया जा रहा है। मीन्स सीजेज टू हैव कंट्रोल ओवर मैटर। मीन्स so 151 will not be applicable to where court has become under functus officio, जहाँ पर कोर्ट के हाथों से वो चीज़ निकल जाए। आ रही बात समझ में, मैटर डिसाइड हो जाए प्रॉपर, ठीक है, बहुत ही प्रॉपर तरीके से मैटर डिसाइड हो जाए, सब कुछ हो जाए, उसके बाद वही कोर्ट अपने उस मैटर को क्या नहीं कर सकती है, उस पर 151 का इतलाक इस्तेमाल नहीं कर सकती है। हाँ, मगर एक बात में कर सकती है, जहाँ पर मैटर जो हमारे पास डिसाइड हुआ है, जहाँ पर कोर्ट फंक्टस ऑफिशियो हो गई है, वहाँ पर किसी डिक्री, ऑर्डर, जजमेंट या फिर डिसीजन के अंदर कोई इरेगुलरिटी है, ठीक है, डिक्री के अंदर अमेंडमेंट की ज़रूरत है, तो फिर वो कोर्ट कर सकती है, वो एक अलग बात है, ठीक है। मगर यहाँ तक बात आपकी क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके आगे हम चलते हैं। एक बात थोड़ी सी नोट कर लें, हमारे पास ये 151 जो कोर्ट को जो इख्तियार मिल रहा है, ये कौन सा है हमारे पास, मैंडेटरी है या फिर हमारे पास डिस्क्रिशनरी है? ये कौन से पावर है हमारे पास?
हमारे पास मैंडेटरी है? जी नहीं, ये हमारे पास मैंडेटरी नहीं, ये कोर्ट के डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। कोर्ट इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकती है, अगर नहीं इस्तेमाल करना चाहती तो फिर वो हमारे पास नहीं कर सकती, रिफ्यूज़ भी कर सकती है। यहाँ तक बात क्लियर है? ये हमारे पास पार्ट 1 हो गया सीपीसी के लेक्चर, सीपीसी के सेक्शन 151 को लेकर। ये हमारे पास पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि इनको हमारे पास 151 देने का रीज़न क्या है, ठीक है, और ये एप्लीकेशन कहाँ हम मूव कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ हम एप्लीकेशन मूव नहीं कर सकते हैं, मीन्स इसकी क्या लिमिटेशंस है। और उसके अलावा हमारे पास अगर 151 के अंदर कोई आर्डर पास हो जाता है, क्या वो अपीलेबल है या फिर उनकी रिवीजन फाइल होगी, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डायरेक्टली भी मुझसे मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो तो मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच।